Nothing can harm a good man either in life or after death. तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा ऑल 28 सब्सक्राइबर्स जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया। मुझे उम्मीद नहीं था कि लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स अ लॉट जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को। चलो और भी शेयर करते हैं और कम्युनिटी को ग्रो करते हैं। और इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ और बताऊँ कि आज का वीडियो क्या है, जो कि तुमने ऑलरेडी देख ही लिया होगा थंबनेल के थ्रू और कैप्शन के थ्रू, बट स्टिल अभी अगर तुम बिजी हो तो प्लीज शट डाउन दिस वीडियो एंड डू योर इंपॉर्टेंट जॉब फर्स्ट। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सो आज जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं प्लेटो के वन ऑफ द डायलॉग दैट इज अपॉलजी। और जिन लोगों को नहीं मालूम कि अपॉलजी क्या है और क्या नहीं है, तो मैं उनको कम शब्दों में बता देना चाहता हूं कि अपॉलजी के अंदर सीन क्या है। तो अपॉलजी सेट है जब सोक्रेटिस के ऊपर कुछ एक्यूजेशंस लगाए गए हैं, जो कि मेलिटस नाम के बंदे ने लगाया है, जो कि सोक्रेटिस से काफी यंग है, काफी जवान लड़का है ये लौंडा। और इसने सोक्रेटिस के ऊपर कुछ एक्यूजेशंस लगाए हैं और किस तरीके से सोक्रेटिस इन एक्यूजेशंस का जवाब देंगे और अपनी दलील रखेंगे एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, वो किस तरीके से इस एक्यूजेशन से लड़ेंगे। तो इन सारी चीजों के ऊपर इस अपॉलजी में बात की गई है और इसमें और भी कुछ आगे चल के बातें हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो आई होप तुम इस वीडियो को एंजॉय करोगे सुनते ही समय। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं इसके की पॉइंट्स में। मैं की पॉइंट डिस्कस करूंगा कि आखिर अपॉलजी में हुआ क्या था, क्या क्या सीन था एक्चुअली इसका। तो इसमें जो 3 एक्यूजेशन सोक्रेटिस के ऊपर लगे हैं वो है, पहला एक्यूजेशन ये था कि वो सिटी के गॉड्स को नहीं मानता है, दूसरा कि वो नए गॉड्स क्रिएट कर रहा है, और तीसरा कि वो सिटी के यानी एथेंस बासी के यंग पीपल्स, यंग माइंड्स को करप्ट कर रहा है, उनको बिगाड़ रहा है एक तरीके से। और एक एक करके हम लोग देखेंगे किस तरीके से सोक्रेटिस ने कितने मजेदार तरीके से इन सारी चीजों का जवाब दिया अपने ब्रेन का यूज करके, उनका जो सोक्रेटिक मेथड है उसका यूज करके किस तरीके से उन्होंने इन सारे एक्यूजेशंस की तरफ अपना मत रखा और सामने ज्यूरी मेंबर्स को बताया कि किस तरीके से मेलिटस के तरफ से लगाया हुआ इल्जाम गलत है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एक्यूजेशन से, दैट इज एक्चुअली मेरा यहाँ पे नोट्स है इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सो डोंट माइंड इट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले एक्यूजेशन से, दैट इज वो सिटी के गॉड्स को नहीं मानता है। तो यहाँ पे सोक्रेटिस मेलिटस से ही पूछते हैं कि पहली बात तो तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, ये रिडल तुमने जो प्रोड्यूस किया है खुद से ही, तुम ये कह रहे हो कि मैं सिटी के गॉड्स को नहीं मानता, यानी कि तुम ऑल टुगेदर ये कहना चाह रहे हो कि मैं गॉड्स को नहीं मानता। और मेलिटस इसके ऊपर हाँ भी कहता है। इससे पहले कि मैं सोक्रेटिस के जवाब की तरफ घुसूं, मैं तुमको मेलिटस के खुद के शब्दों में पढ़ के बता देना चाहता हूँ कि मेलिटस ने इल्जाम किस तरीके से लगाया था। तो मेलिटस ने कहा था, सोक्रेटिस इज गिल्टी ऑफ करप्टिंग द माइंड ऑफ द यंग and of believing in supernatural thing of his own invention instead of the god recognized by the state। और मैंने इसको पढ़ के तुम्हें इसलिए सुनाया है क्योंकि इस सवाल में ही, इस एक्चुअली एक्यूजेशन में ही इसका आंसर है। सोक्रेटिस इसी का यूज करके मेलिटस को डिफीट करने वाले, और इसमें सारे एक्यूजेशन थे उन तीनों एक्यूजेशंस को। और जिसमें से हम लोग पहले एक्यूजेशन की तरफ अभी देख रहे हैं कि वो बोल रहा है कि किस तरीके से सोक्रेटिस गॉड्स को नहीं मानता है ऑल टुगेदर। तो पहली बात तो सोक्रेटिस स्टार्ट करते हैं मेलिटस से क्वेश्चन पूछना कि अब चलो कोई ऐसा पर्सन को तुम जानते हो जो कि ह्यूमंस में बिलीव नहीं करता लेकिन ह्यूमन अफेयर्स में बिलीव करता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि म्यूजिकल अफेयर्स में तो बिलीव करता है लेकिन म्यूजिशियंस में बिलीव नहीं करता। ये काफी अजीब बात है, ये सुनने में तुमको अजीब लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सोक्रेटिस भी यहाँ पे सेम चीज कहना चाह रहे हैं, जैसा कि तुमने मुझ पे एक्यूजेशन लगाया है कि ये सुपरनैचुरल मैटर्स में बिलीव करता है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैं सुपर बीइंग्स में बिलीव नहीं करता हूं? इट्स इम्पॉसिबल, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि मैं सुपरनैचुरल मैटर्स में बिलीव करूं और एट द सेम टाइम मैं सुपरनैचुरल बीइंग्स दैट इज गॉड में बिलीव ना करूं। तो यहाँ पे ये कह के और इस चीज का यूज करके वो इस एक्विजिशंस को खारिज कर देते हैं, एक तरह से उस पे अपना दलील रख देते हैं। और सेकेंड एक्विजिशन जो कि इसके साथ साथ ही अराइज होता है, मेलिटस का कहना था कि सोक्रेटिस ओल्ड गॉड में बिलीव नहीं कर रहा है, वो अपना गॉड्स बना रहे हैं और उसका उसमें विश्वास कर रहे हैं। तो सोक्रेटिस यहाँ पे बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मान लो मैं ओल्ड गॉड्स में बिलीव नहीं करता, तुम्हारा ये कहना है, और मैं न्यू गॉड्स में बिलीव करता हूँ, ये हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारा बात ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। कोई ऐसा पर्सन को देखे हो जो गॉड में तो बिलीव नहीं करता लेकिन चिल्ड्रन ऑफ गॉड में बिलीव करता है? ये ऐसी वाली बात होगी। मैं लव कुश में तो बिलीव करता हूं लेकिन मैं राम में बिलीव नहीं करता। ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी वाली तुम बात कर रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं गॉड में बिलीव ना करूं और एट द सेम टाइम चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, जिसकी तुम बात करो कि मैं नए गॉड्स क्रिएट कर रहा हूं। और पुराने एथेंस में, ग्रीस में ऐसा हुआ करता था, लोग नए नए गॉड्स
जानते ही वो क्रिएट करते थे और उनकी पूजा किया करते थे और लोग उस पे आपत्ति भी नहीं रखते थे, क्योंकि लोग तो देखते थे कि एट द एंड ऑफ द डे गॉड, कोई ना कोई गॉड की ही तो पूजा हो रही है, कुछ ना कुछ बातें ही तो बताई जा रही हैं जो कि अच्छी हैं। तो इसलिए लोग माइंड नहीं करते थे। तो यहाँ पे सोक्रेटिस यूज कर रहे हैं अपने इंटेलेक्ट का, और यहाँ पे वही इसी चीज को कहना चाह रहे हैं कि तुम कैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज कर सकते हो कि मैं गॉड में बिलीव नहीं करता हूँ और एट द सेम टाइम कोई चिल्ड्रन ऑफ गॉड से, कोई मेरा जो गॉड है उसमें बिलीव कर रहा हूँ। तो ये कह के इस एक्यूजेशन को भी खारिज कर दिया गया है। और अब हम लोग फाइनल एक्विजिशन की तरफ बढ़ चुके हैं। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि मुझे सबसे ज्यादा अम्यूजिंग लगा था, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। तो इसको ध्यान से सुनना। तो एक्विजिशन कुछ इस तरीके से है कि सोक्रेटिस एथेंस के यंग माइंड को, यंग पीपल्स को करप्ट कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड 3 आर्गुमेंट्स जो कि सोक्रेटिस ने सामने रखे हैं। तो पहला आर्गुमेंट सोक्रेटिस कुछ समझाते हुए कहते हैं, जो कि ध्यान समझना। सोक्रेटिस पहली बात तो पूछते हैं मेलिटस से कि चलो यहाँ का जो सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं, यहाँ पे जो सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे यंग पीपल को, तुम विश्वास करते हो कि वो सबसे ज्यादा बेटर है ना? तो क्योंकि तुम बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो कि हाँ भाई यंग पीपल करप्ट हो रहे हैं, तो उनके प्रति जो सही पर्सन है, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल्स हैं, वो कौन है, तुम बताओ अब। तो मेलिटस तो पहले तो चुप रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा जोर डालने के बाद वो कहता है कि जूरी मेंबर जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, उस तरीके के पीपल से जो सही इन्फ्लुएंस डालते हैं बच्चों के ऊपर, यंग माइंड्स के ऊपर। तो फिर सोक्रेटिस यहाँ पे पूछते हैं मेलिटस से, क्या सिर्फ कुछ जूरी मेंबर्स ऐसा करते हैं या फिर सभी जूरी मेंबर्स? तो मेलिटस का जवाब आता है कि नहीं, सभी जूरी मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सोक्रेटिस इसमें 2 कदम और आगे जाते हैं और वो पूछते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेटर्स बैठे हुए हैं, क्या उनका भी एक अच्छा इन्फ्लुएंस है यहाँ के बच्चों के ऊपर, यंग माइंड्स, यंग पीपल्स के ऊपर? तो फिर मेलिटस कहता है हाँ, ऑफ कोर्स। देन सोक्रेटिस इससे भी फर्दर जाते हैं। सोक्रेटिस का मेथड अब इसी तरीके का है, इसी को सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। वो तोड़ते तुमको ही, तुम्हारी ही बातों में मान दे देंगे। तो यहाँ पे वो एक कदम और आगे जाते हैं और फिर पूछते हैं मेलिटस से, क्या यहाँ पे जो काउंसिल मेंबर्स है वो भी काउंट होंगे कि वो भी, उनका भी इन्फ्लुएंस गुड है यंग पीपल्स की तरफ? तो मेलिटस कहता है ऑफ कोर्स। तो सोक्रेटिस एट द एंड कहते हैं, यानी तुम्हारा कहना ये है कि यहाँ पे एथेंस के सारे लोग का सही एक अच्छा इन्फ्लुएंस है उन यंग माइंड, यंग पीपल्स के ऊपर, और सिर्फ मैं ही एक पर्सन हूं जो कि उन्हें करप्ट कर रहा हूं। एम आई राइट मेलिटस? तो मेलिटस कहता है ऑफ कोर्स यू आर दैट पर्सन दैट इज करप्टिंग द माइंड ऑफ द यंग। तो यहाँ पे फिर सोक्रेटिस एक एग्जांपल देते हैं और या फिर एक क्वेश्चन रेज करते हैं मेलिटस के सामने। वो पूछते हैं कि चलो मान लो तुम्हें एक एग्जांपल मैं देता हूं कि घोड़ा तो बहुत लोग यूज करते हैं, यहाँ पे घोड़े बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घोड़े यूज कर रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं, अलग अलग काम निकलवा रहे हैं। क्या वो सही इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं उस घोड़े के ऊपर, या फिर वो एक पर्सन ही है जो उस पर बैड इन्फ्लुएंस डाल रहा है, या फिर ये अपोजिट है कि सारे लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक तरीके से यूज कर रहे हैं अपने काम निकालवाने के लिए, और घोड़ा थक रहा है, अलग अलग चीजें घोड़े के साथ हो रही है, और वो एक पर्सन जो कि घोड़े का देखभाल करता है, घोड़े को पालने वाला, वो सही इन्फ्लुएंस डालता है। तो यहाँ पे सोक्रेटिस कहते हैं कि इस बात का तुम भले ही नकार दो, लेकिन राइट आंसर तो यही है कि वो एक पर्सन सही इन्फ्लुएंस डालता है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर्स दैट आर यूजिंग दैट हॉर्स। और इस बात में तुम इंटेलेक्ट देख रहे हो किस तरीके से घुमा के वो बात कह के वो मेलिटस की ही बातों से मेलिटस को मार देगा। और ये तो आर्ग्यूमेंट नंबर 1 है। अब आर्ग्यूमेंट नंबर 2 आता है कि सोक्रेटिस कहते हैं कि तुम ये भी कह रहे हो कि मैंने इंटेंशनली यहाँ के बच्चों को करप्ट किया है। दैट इज द केस यू आर ट्राइंग टू पुट, कि मैं इंटेंशनली यहाँ के बच्चों को, यहाँ के माइंड, यंग माइंड्स को करप्ट कर रहा हूँ। तो सोक्रेटिस तो पहले तो ये क्वेश्चन रेज करते हैं मेलिटस से, तुम अभी यंग हो मेरे से, मैं अपनी लैंग्वेज में इसको कहने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तुम अभी यंग हो मेरे से और मैंने लाइफ देखी है। क्या मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूं कि मुझे पता नहीं चला कि अगर मैं अपने ही आसपास के लोगों को करप्ट करूंगा तो कल को वो मुझे भी हार्म दे सकते हैं? अरे एग्जाम्पल ले लो कि मैं कल को किसी को कुछ गलत चीजें सिखा दूं, ठीक है? मान लो तुम्हारे घर में कोई बच्चे हैं, तुम उसको बोलो जाके भाई कि जा तू बैठ के मतलब कि ऐसे ही नहीं कुछ, मतलब कि लिटर्स या कूड़े जो होते हैं वो फैलाओ, मतलब कि जस्ट डू इट, लाइक इधर उधर फैलाओ। तो कल को तुम घर में खुद आओगे तो कूड़े से तुमको परेशानी होगी नहीं होगी? वो बच्चा जो इधर उधर कूड़ा फैलाए रखेगा उससे तुमको ही परेशानी होने वाली है ना एट द एंड ऑफ द डे। या फिर तुम किसी को किसी चीज की लत लगा दो तो कल को वो तुमको भी उसके लिए इन्फ्लुएंस करे कि भाई तू भी पी, तू भी पी।
सेम चीज यहाँ पे सोक्रेटिस कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्यों उनको करप्ट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर मैं जानता हूँ कि कल को वो मुझे भी हानि पहुंचा सकता है। और यहाँ पे सोक्रेटिस फिर एक और चीज कहते हैं कि अगर ये इंटेंशनली नहीं था और ये अनइंटेंशनली था तो तुम्हें मुझे कोर्ट हाउस में ही रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट हाउस में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि तुम मुझे पनिशमेंट दिलाना चाहते हो। और अगर मैं अनइंटेंशनली ऐसा कर रहा हूँ, गलती से अनजाने में ऐसा चीज हो गई मुझसे, तो तुम्हें एक्चुअली मुझे टीच करना चाहिए, मुझे सही रास्ता दिखाना चाहिए था कि ऐसा मत करो, बच्चे गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट यू जस्ट तुमने केस कर दिया मुझ पे, एक्विजिशन सीधे डाल दिए। तो इस तरीके से भी वो कह के आगे बातों को ले जाते हैं और आर्गुमेंट नंबर 3 की तरफ आते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। आर्गुमेंट नंबर 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कहते हैं कि मैं तो अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, क्योंकि सोक्रेटिस का जिस समय ये ट्रायल चल रहा है वो काफी लाइक 70 to 80 ईयर्स के थे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, 70 या 80 साल के थे वो उस समय। और फिर वो कहते हैं कि ये जो एक्विजिशन मेरे पे लगे हैं, ये एक्चुअली मैं तो बहुत पहले से ये सारी चीजें यानी करते आ रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से अगर मैं करप्ट कर रहा हूँ यंग माइंड्स को, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग ही ज्यूरीज में बैठे हुए हैं, या फिर बोल सकते हो स्पेक्टेटर्स में बैठे हुए हैं, जो कि मतलब कि मेरे साथ रह चुके हैं बचपन से और अभी वो बड़े हो गए हैं। तो उनमें से कोई क्यों नहीं आया मेरे ऊपर केस करने के लिए? अगर मैं पहले से ही ये सारी कामें करते आ रहा हूँ, पहले से ही करप्ट करते आ रहा हूँ यंग माइंड्स को, तो उन लोगों ने, उन बच्चों ने मुझ पे केस क्यों नहीं किया कि सोक्रेटिस बाबा जी तो मुझे ये सारी चीजें सिखा रहे हैं? अगर मान भी लेता हूं कि वो इतने ज्यादा स्क्रूड हो गए थे कि उनको खुद नहीं मालूम है कि वो कितने ज्यादा स्क्रूड है, कहने का मतलब ये है कि मैंने उन पे इतना बैड इन्फ्लुएंस डाल दिया कि उनको खुद नहीं रियलाइज हो रहा है, इसलिए उन्होंने तुम पे केस नहीं किया। तो उनके माता पिता तो थे, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली भी तो है, जो कि देख सकते हैं कि मैंने क्या उनको टीचिंग दी है, या फिर शायद मैं उन पे बैड इन्फ्लुएंस डाल रहा हूँ। तो वो लोग आगे क्यों नहीं आए मुझ पे केस करने के लिए? आज वो इतने बड़े हो चुके हैं और वो सारे लोगों का नाम लेते हैं, और वो नाम के बीच में प्लेटो को भी नाम लेते हैं। दैट इज इंटरेस्टिंग। और वो कहते हैं कि कैसे, क्यों क्यों नहीं वो लोग सामने आए? सिर्फ तुम्हारे हिसाब से अगर मैं करप्ट कर रहा हूँ यंग माइंड्स को, तो क्यों नहीं वो लोग सामने आए? क्यों नहीं वो लोग आके कहे कि भाई सोक्रेटिस ने तो मेरा भाई बच्चों का माइंड खराब कर दिया, ये लन फंची सिखा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये सारी बातों से वो सोक्रेटिस मेलिटस को मान दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी, अब हम लोग फाइनल पार्ट की तरफ आते हैं, इन सारी चीजों के बावजूद भी सोक्रेटिस को डेथ पेनल्टी मिलती है, एंड दैट इज द सैड पार्ट, दैट इज द वेरी सैड पार्ट। क्योंकि सोक्रेटिस को डेथ पेनल्टी एक्चुअली तो वैसे कम मार्जिन से मिलती है, लाइक उन्हें ज्यादा वोट, ऐसा नहीं कि बहुत बिग मार्जिन था कि वो हार गए, बहुत बिग मार्जिन से वो नहीं हारे थे। इट्स लाइक द क्लोज केस बीजेपी और कांग्रेस वाली बात। तो वो वैसी चीज हुई थी। तो अब यहाँ पे एक और चीज है, अब यहाँ पे सोक्रेटिस काफी चीजें एट द एंड भी कहा गया है। पहले बात तो मैं बिफोर आना चाहूंगा कि उनको जो डेथ पेनल्टी मिली, उनके बाद का जो उन्होंने कुछ ज्ञान भरी बातें कही, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सोक्रेटिस किस तरीके से बाकी लोगों को बता रहे हैं कि वो कितनी ज्यादा जरूरी है इस एथेंस समाज के लिए। वो बताते हैं अपने आप को एक स्टिंग, एक गैड फ्लाई से कंपेयर करते हैं। गैड फ्लाई मान लो एक तरह का उड़ने वाला इंसेक्ट मान लो, जो कि एक हॉर्स है, जो कि एक आलसी हॉर्स है, उसको हमेशा स्टिंग करते रहता है। स्टिंग करते रहता है इसलिए ताकि वो जागता रहे, या फिर वो जो आलसी हॉर्स है वो एक्टिव रहे। तो वो अपने आप को उस गैड फ्लाई से कंपेयर कर रहे हैं, कि वो बताना चाह रहे हैं कि एथेंस समाज में वो गैड फ्लाई का काम मैं ही कर रहा हूँ, और अगर तुम मुझे मार दोगे तो शायद एथेंस में कोई बंदा बचेगा नहीं जो तुम्हें जागरूक करे, जो तुम्हें मे बी क्वेश्चन रेज करने को सिखाए। गलत कुछ कोई बोल रहा है तो उसको सिर्फ फीड ना करो, उस पे क्वेश्चन रेज करोगे ना, तो वो करने वाला तुम्हारे पास कोई रहेगा नहीं फिर, और तुम फिर से गहरी नींद में उस आलसी घोड़े की तरह सोए हुए रहेगे। तो यहाँ पे सोक्रेटिस ये कहते हैं, सोक्रेटिस ये भी प्रपोज करते हैं कि शायद मुझे डेथ पेनल्टी की जगह मुझे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्यों उन्हें रिवॉर्ड क्यों मिलना चाहिए? वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली मैंने तुम लोगों के लिए कितना ज्यादा किया है, मैंने तुम लोगों को कितना ज्यादा इंटेलेक्चुअली, या फिर बोल लो सोचने की क्षमता दी है, क्रिटिकल थिंकिंग करने की क्षमता दी है, और इस चीज के लिए तुम मुझे उल्टा डेथ पेनल्टी दे रहे हो इन कंपैरिजन टू मुझे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट में खाने के लिए मिलना चाहिए लाइफ टाइम के लिए। और ये काफी सार्कास्टिक मैनर में वो वहां पे कहते हैं। सोक्रेटिस ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जो भी चीजें वो कर रहे थे एथेंस के लिए,
वो सिर्फ वो खुद के मतलब के लिए नहीं कर रहे थे, एक्चुअली इट वाज द गॉड्स प्लान। भगवान ने उन्हें भेजा था इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए। और वो इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता कि भगवान ने मुझे नहीं भेजा इन सारी कामों के लिए, तो वो एक एग्जाम्पल देते कि मैंने बहुत सारे लोगों को टीचिंग दी है। एक्चुअली वो लोग सुनते थे मुझे, और अगर मैं उस चीजों का चार्ज करता, फीस लेता, तो आज मैं काफी अमीर होता। लेकिन मुझे जो गॉड ने मकसद दिया था, उसके पीछे उस काम के लिए मैं इतना ज्यादा बोल सकते हो कि निछावर कर दिया मैंने अपने आप को, कि मैंने पैसे वैसे के पीछे मैं नहीं रहा। अगर पैसे के पीछे रहता तो मेरा शायद वो काम नहीं हो पाता, और मैं शायद अभी बहुत अमीर भी होता। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है कि मैं ये अपने सुख के लिए नहीं कर रहा था, वो मेरा गॉड ने मुझे एक मकसद दिया था, और मैं तुम्हारी भलाई के लिए वो सारी कामें कर रहा था। और ये सारी बातें कहते हैं, और इससे पहले भी कुछ बातें हैं जो कि तुम टेक्स्ट खुद पढ़ोगे, जिस बारे में मैं आगे बात करूंगा। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि आफ्टर डेथ पेनल्टी वो क्या क्या चीजें कहते हैं। पहली बात तो, जिन्होंने उनके खिलाफ वोट किया है कि उन्हें मार देना चाहिए, वो उन्हें बोलते हैं कि क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर तुम मुझे वोट दे दिए हो मेरे डेथ पेनल्टी के लिए, तुम बच जाओगे? कोई सामने इस जस्टिस से लड़ने के लिए कोई और नहीं आएगा। वो तो यहां तक कहते हैं कि अब तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, मेरे जाने के बाद बहुत सारे ऐसे पीपल्स आएंगे, क्योंकि वो यंग है, वो तुम्हें और परेशान करने वाले हैं। वो और ऐसे इंटेलेक्चुअल पीपल्स जो कि यंग होते हैं, उनके अंदर और भी एक ऐसा कीड़ा होता है जो तुम्हें और भी परेशान करेगा। और एथेंस में जो जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन मैं रेज करता हूँ, मोरालिटी से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन रेज करता हूँ, वो रेज करने वाले रहेंगे। तुम बच नहीं पाओगे। मुझे मारकर तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें का खत्म हो जाएगा लीनियज, ऐसा नहीं होने वाला। और जो कि होता है, तुम आगे देख सकते हो किस तरीके से आफ्टर सोक्रेटिक एरा सारी चीजें स्टार्ट हुई। और फिर वो कहते हैं कि जिन लोगों ने मेरे पक्ष में वोट दिया कि भाई इसको छोड़ देना चाहिए, एक तरीके से उसको वो अपना ग्रैटिट्यूड देते हैं, उनको अपना कहते हैं कि थैंक यू कि तुम लोगों ने कम से कम मुझे मतलब कि बचाने के लिए मेरे पक्ष में वो वोट दिया। एंड आफ्टर ऑल दैट वो कहते हैं कि जो मुझे ये डेथ पेनल्टी मिली है, मैं उससे बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ। जिसके बारे में सोक्रेटिस बहुत ही इंपैक्टफुल बात कहते हैं। वो कहते हैं मरने से मैं क्यों डरूं, मरने के बाद क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम। और जैसा कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद या तो मैं दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाऊंगा, या फिर यही ना होगा कि मैं एक इटर्नल स्लीप में चला जाऊंगा। और मेरे लिए दोनों ही केस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर मैं इटर्नल स्लीप में जाता हूं, तो वो नींद काफी अच्छी होगी। वो कंपेयर करते हैं कि तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं एक तरीके से कि किस तरीके से बहुत लोग जो कि चैन की नींद सोते हैं, वो एक रात जो होती है कोई कोई जिसमें वो चैन की नींद सोते हैं, जहाँ पे उन्हें कोई सपने नहीं आते, कोई टेंशन नहीं होता, वो बस वो नींद कितनी सुकून भरी होती है। और वही सोक्रेटिस कहना चाह रहे हैं कि वो नींद मुझे इटर्निटी के लिए मिल रही है, वो एक रात मुझे मिल रहा है जिससे मुझे उठना नहीं पड़ेगा। तो इससे बड़ा अच्छा बात क्या हो सकता है। और अगर मैं दूसरी दुनिया में भी ट्रांसफर हो जाऊंगा, सम काइंड ऑफ सोल वर्ल्ड जैसे कि लोग कहते हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं पुराने फिलोसोफर्स या पुराने लोगों से मिल पाऊंगा जो कि मर चुके हैं, गुड थिंकर्स, गुड पीपल्स, ग्रेट पीपल से मिल पाऊंगा। और वहां बैठ के मैं जानने की कोशिश कर पाऊंगा कि कौन सच में समझदार है, कौन सच में इंटेलेक्चुअल, या फिर कौन सिर्फ ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है। मैं उनसे डिबेट कर पाऊंगा, मैं उनसे बातें कर पाऊंगा। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रह के, धरती पे रह के जो इस सारी चीजों से मैं फंसा हुआ हूँ, उससे तो बेहतर होगा वो दूसरा दुनिया। और जाते जाते वो एक लाइन कह के जाते हैं, दैट इज वेरी इंपैक्टफुल, जो कि तुम टेक्स्ट पढ़ोगे, जो फाइनल लाइन है, मुझे काफी अच्छा लगा वो लाइन। वो कहते हैं, वेल नाउ इट इज टाइम टू बी ऑफ, आई टू डाई एंड यू टू लिव, बट विच ऑफ अस हैज द हैप्पियर प्रोस्पेक्ट इज अननोन टू एनीवन बट गॉड। वेल गाइज, ये था मेरा की पॉइंट्स, की मोमेंट्स जो मैंने तुम्हें अपॉलॉजी से समझाया। इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ लेक्चर देने तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ चैनल, लॉट ऑफ गुड चैनल एक्चुअली, जहाँ पे तुम जाके लेक्चर सुन सकते हो। बट मेरा विश्वास ये है कि मैंने एक तुम्हें की पॉइंट्स की ओवरव्यू दिया कि अपॉलॉजी से तुम क्या सीख सकते हो, किस तरीके से सोक्रेटिस ने अपने बचाव में जिस तरीके से चीजें यूज की, तुम्हें समझाते किस तरीके से तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहिए, ताकि तुम्हारे जिंदगी में अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए तो तुम उससे लड़ पाओ। किस तरीके से उन्होंने मौत के बाद से ना डरने का एक मैसेज दिया, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो तुम इस अपॉलॉजी को खुद से एक बार जाके रीड दो। इट इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड।
तुम्हें बहुत सारी इंसाइटफुल चीजें मिलेंगी और शायद तुम्हें मुझसे ज्यादा चीजें तुम खुद नोटिस कर पाओ, जो कि तुम आके फाइनली कमेंट में बताना कि तुमने क्या नोटिस किया। दैट विल बी वेरी वंडरफुल कि तुम एक डिबेट स्टार्ट करोगे। और तुम चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैं छोटे छोटे वीडियोस डालते रहता हूँ फिलोसफी से रिलेटेड, या फिर आगे मैं सोच रहा हूँ बुक से रिलेटेड भी चीजें बताऊं। तो वेल तो वहां पे मुझे आगे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और अगेन, अगर जो लोग भी यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक्स अ लॉट माय फ्रेंड। आई होप मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बोर किया होगा, बट स्टिल अगर तुम ये सारी चीजें देखने में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हो। तब तक के लिए मैं तुमसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग फिलोसफिकल टॉपिक के साथ। सायोनारा एंड बी क्यूरियस।